हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, कल वीडियो नहीं बन पाई थी क्योंकि होली था और जानते हो सभी संस्थाएं बंद रहती हैं, तो इस वजह से न्यूज़ नहीं आ पाती है कोई। तो आज की वीडियो में आज और कल दोनों का करंट अफेयर समाहित किया गया है और वीकली करंट अफेयर भी आएगी। आज संडे है तो वीकली भी आएगी। बस इससे ये वीडियो जब आप देख रहे होगे तो उसके कुछ ही घंटों बाद वीकली भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, या फिर दिन में कभी भी मिल जाएगी। तो वीकली रिवीजन भी आएगा और ये करंट अफेयर भी आप देखिए, ठीक है। जो छूटा था उसको मैं इसमें कवर करा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आई होप सब लोग होली वगैरह सब अच्छे से मना लिए होंगे खुशहाल तरीके से। फिर से तैयारी पर जुट जाओ। याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट डे का रिवीजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस ये मनाया गया 14 मार्च को मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी थीम के साथ। इसके अलावा नासा जो है ये स्पेरेक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुआ इसमें सबसे ज्यादा मेडल भारतीय सेना ने जीता। 18 मेडल टोटल जीते। 7 गोल्ड था, 5 सिल्वर था और 6 ब्रॉन्ज मेडल था। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था जल स्थिरता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल बने। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है शुभमन गिल और अलाना किंग को। इसके अलावा रिलायंस का जियो और एयरटेल दोनों जो है स्पेस एक्स के साथ समझौता कर लिया है फॉर द सैटेलाइट इंटरनेट। इसके अलावा अभी एक रिपोर्ट आई थी कि भारत वैश्विक स्तर पर दवा निर्यात के मामले में किस स्थान पर है, तो 11वें पर पहुंच गई है और विश्व में इसकी हिस्सेदारी तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा सुनील छेत्री जो हैं ये फुटबॉल से संन्यास से वापसी कर लिए हैं। और युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री का तीसरा संस्करण पेश किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री युवा योजना का तीसरा संस्करण लॉन्च किया हुआ है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज के करंट अफेयर देखेंगे। इसका अच्छा एक और जो चीज, एमजेटी ऐप पर आपको होली ऑफर दिया गया था, तो अभी भी ऑफर लाइव है और ये बस आज और कल तक रहेगा। तो इस ऑफर का फायदा उठाइए। होली कूपन कोड यूज कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अभी वीडियो में आगे डिटेल से बताएंगे। पहला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वो उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ये विश्व वाला है। राष्ट्रीय भी मनाया जाता है 24 जनवरी को, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। कंज्यूमर राइट डे क्या है इसको समझिए। देखिए, जब कोई कंज्यूमर के साथ, कोई उपभोक्ता के साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है, मान लो कोई सामान आपने लिया, उसके लिए पेमेंट आपने कर दिया और वो सामान आपको उस वैल्यू के मुताबिक नहीं मिला, या आपसे फ्रॉड कर लिया गया किसी भी प्रकार का। कोई भी कंज्यूमर के साथ कोई उनके अधिकारों का, जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ कोई धोखाधड़ी होता है, तो वो कंज्यूमर फोरम में जाते हैं। तो इसके लिए कोर्ट्स भी बनाई जाती हैं। तो नेशनल लेवल पर भी संस्था होती है और वर्ल्ड लेवल पर भी संस्था होती है। तो इसीलिए वर्ल्ड स्तर पर इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हाँ भाई, एक बॉडी है ऐसी कि जो आपके साथ अगर धोखाधड़ी कभी हो जाती है व्यापार में या किसी भी प्रकार के लेन देन में, तो उस बॉडी के थ्रू आप अपनी सहायता ले सकते हो, अपने राइट्स प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है कि ये संस्था बनाई गई है और वो संस्था के प्रति अवेयरनेस फैलाया जाता है, ठीक है ना। तो इस बार की थीम है ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेन लाइफ स्टाइल। अब देखो, यही चीज भारत में मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है जी। अगला, अब ये महत्वपूर्ण दिवस हैं अभी तक आए हुए, जैसे इसमें 1 मार्च को 2 दिवस मनाया गया, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को भी 2 दिवस मनाया गया, विश्व वन्य जीव दिवस और सरवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 को जन औषधि दिवस, 1 से 7 मार्च जन औषधि सप्ताह, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 को सीआईएसएफ स्थापना दिवस, 12 को धूम्रपान निषेध दिवस, 14 मार्च को गणित दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है जी। अगला, भारत का कौन सा एयरपोर्ट 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है? तो एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट 7वीं बार लगातार बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGIA। ये है, नई दिल्ली में स्थित है और ये 7वीं बार, देखिए, ये स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट्स में टॉप पर रहा है। तो ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ये अगर पूछा जाएगा तो आप बताना, GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड के द्वारा। GMR एयरपोर्ट लिमिटेड, मैंने आपको बताया ना इसके पहले भी कि भारत में बहुत सारे एयरपोर्ट जो है अडानी ग्रुप संचालित करता है। अडानी एयरपोर्ट, जैसे लखनऊ वाला भी हुआ, मुंबई एयरपोर्ट हुआ, ऐसे बहुत सारे, गोवा का हुआ। लेकिन कुछ जो हैं वो GMR एयरपोर्ट ऑपरेट करता है, ठीक है। तो उनमें से नई दिल्ली वाला भी है। तो 7वीं बार खैर इसने जीता है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एक्सपीरियंस अवार्ड, ठीक है। तो 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी ये रैंकिंग थी। अगला,
किस राज्य सरकार ने अपने 2025 के बजट में रुपए के सिंबल को बदल करके एक नया चिन्ह का इस्तेमाल किया? अभी आपने देखा रिसेंटली इस पर विवाद हुआ था, मैंने आपको वीडियो भी दी थी कि तमिलनाडु सरकार ने क्या किया कि अपना बजट पेश किया और उस बजट में ना, देखिए मैंने ये वीडियो आपको दी थी, आप जा करके डिटेल से ये वीडियो भी देख सकते हो चैनल पर। तो इस बजट में देखो, इस बार इन्होंने जो बजट पेश किया, उस बजट पे जो नाम डाला इन्होंने, टाइटल डाला, उसमें रुपए का चिन्ह ही इन्होंने बदल दिया। रुपए का चिन्ह जो है वो पूरे देश में एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेड है और आरबीआई के द्वारा ऑफिशियल अनाउंस किया गया है। अब इस सिंबल को नहीं बदल सकते आप। क्या किसी राज्य के अंतर्गत ये अधिकार आ जाता है कि वो आरबीआई की बातें ही मानना बंद कर दे या रुपए का सिंबल ही बदल दे? कल को कहेंगे कि हमारे वित्त मंत्री ही तुम नहीं हो, निर्मला सीतारमण को, या कहें कि प्रधानमंत्री मोदी को कि तुम प्रधानमंत्री ही हमारे नहीं हो, या तिरंगे को मानना बदल कर दें। मतलब कि ये तो वही बात हुई ना कि कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह है, कोई मानने से कोई राज्य क्या इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन ये किए हैं, तो इसीलिए ये विवाद हुआ और एक बार फिर से ये बात सामने आई है कि केंद्र और तमिलनाडु के बीच में जो ये जंग जारी है हिंदी भाषा को लेकर के, ये तेज पकड़ ली है। तो खैर, ये पिछले वाले बजट में इनका सिंबल था जिसमें ये रुपए का चिन्ह दिख जाएगा। नए बजट के लोगों में इन्होंने ये सिंबल यूज किया। तो यानी कि एम के स्टालिन ने रुपए के सिंबल की जगह नया प्रतीक चिन्ह, जो कि रू ही रखता है, मतलब कि उसका भी मतलब रू है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रुपया को ही मानना बंद कर दिया, रुपया ही रहेगा करेंसी अपनी, लेकिन उसको रू को जो इस सिंबल में है ना, जैसे अब मान लो ये डॉलर है, डॉलर डॉलर अमेरिका की करेंसी है। अब अमेरिका का कोई स्टेट आए और ये कह दे कि डॉलर तो रहेगी करेंसी हमारी, लेकिन अमेरिकन डॉलर नहीं रहेगी, मतलब यूएस डॉलर नहीं रहेगी, हम कोई और डॉलर कर देंगे, है ना? कोई और स्टेट आए कहे कि हम ये अपना खुद का डॉलर कर देंगे। जैसे आप बहुत सारे डॉलर देखते होंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी डॉलर ही करेंसी है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऐसे रुपया भी 7 देशों की मुद्रा है, लेकिन उनका अलग अलग रुपया है ना? तो यहाँ पर जो तमिलनाडु ने किया है, उन्होंने भी रुपया तो रखा है, लेकिन वो तमिल में रखा है कि ये इनका अपना रुपया होगा। तो इसलिए यहाँ पर विवाद खड़ा हुआ। खैर, इनका ये तर्क था कि हिंदी थोपी जा रही है केंद्र के द्वारा इसके जरिए, और इसलिए हम इनको नहीं मानेंगे। खैर, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप ये वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये पूरा मुद्दा है क्या, क्यों ये मुद्दा छिड़ा हुआ है। तो ये लैंग्वेज वार जो चल रहा है उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत, ये क्यों चल रहा है आपको उसमें समझ में आ जाएगा। अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे लंबे रोड और मेट्रो नेटवर्क के मामले में कौन से स्थान पर आ गया? तो दुनिया में सबसे लंबे रोड नेटवर्क और मेट्रो नेटवर्क दोनों के मामले में भारत जो है क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान पा गया है। ठीक है, क्रमशः दूसरा और तीसरा। अब मतलब कि रोड के मामले में तो हम लोग दूसरे हैं, सबसे बड़ा रोड नेटवर्क अगर देखा जाए तो दूसरे हैं, और अगर मेट्रो के बारे में देखा जाए तो तीसरे हैं। मेट्रो नेटवर्क मतलब कि जहाँ पर मेट्रो ट्रेन चलती है। ठीक है जी। तो पहले पहले पर कौन है या दूसरे पर कौन है? तो देखिए, पहले पर है अमेरिका रोड नेटवर्क में। दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क अमेरिका का है। कितना है? बहुत कम अंतर बचा है, 68 लाख किलोमीटर का, 68,03,480 किलोमीटर नंबर रोड नेटवर्क इनका है अमेरिका का। अपना वाला 63,73,000 किलोमीटर तक पहुंच गया है दिसंबर 2024 तक। बहुत ही जल्द हम लोग पार कर जाएंगे इनको, क्योंकि जिस स्पीड से रोड नेटवर्क अपना बढ़ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब गजब की स्पीड है। तो बहुत जल्द हम लोग दुनिया के सबसे बड़े रोड नेटवर्क वाले देश बन जाएंगे। मेट्रो में बात करें तो मेट्रो नेटवर्क भी तेजी से ही फैल रहा है, आप देख ही रहे हो। तो 1000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क अभी तक है। ठीक है, दिसंबर 2024 तक की बात करूं तो इसमें चीन और अमेरिका ये टॉप पर हैं मेट्रो नेटवर्क में, उसके बाद अपना नंबर आता है। तो मतलब समझ में आ गया कि भारत जो है रोड नेटवर्क में दूसरे पर और मेट्रो नेटवर्क में तीसरा स्थान पर है। मेट्रो की शुरुआत आप जानते हो 1984 में हुई थी कोलकाता मेट्रो के नाम से, और इसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत राज्यों में आई मेट्रो। दूसरी मेट्रो लेकिन दिल्ली मेट्रो आई थी 2002 में। और एक और जरूरी बात देखो, होली ऑफर सेल जो है ये अभी 17 तक रहेगा, यानी आज 16 है, 16 और 17 2 दिनों का आपके पास मौका है। आप होली कूपन कोड यूज कीजिएगा, HOLI। इस कूपन कोड को यूज करने के बाद ना, देखो, अगर आपका कोई पॉलिटी में कोई चीज़ पढ़ना है, केवल पॉलिटी लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, केवल इकोनॉमिक्स लेना है वो ले सकते हो, केवल जियोग्राफी लेना है उसका भी बैच अवेलेबल है। तो अलग अलग सेगमेंट वाले अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बैचेस भी हैं। इसके अलावा जिनको जीएस सफलता 3.0 लेना है वो भी ले सकते हैं, और जिनको ई बुक लेनी है ब्रह्मास्त्र वाली, जो मैंने आपको बताया था ना कि ये वाली बुक के रूप में नहीं, ई बुक के रूप में भी अवेलेबल हो गई है और बहुत ही लो कॉस्ट में मिल रही है। आप जैसे मान लो 46 में इसको ले लिए,
इंग्लिश वाला। जैसे इंग्लिश की बुक नहीं आई है तो उनके लिए एक ही चारा बचता है, ई बुक लेना। लेकिन जब वो ई बुक लेते थे 155 रुपए में, तब प्रिंट आउट कराते थे तो 400-500 पहुंच जाता था। लेकिन अभी मौका है कि मात्र 46 रुपए में आप प्राप्त करके जाकर प्रिंट आउट निकलवाओगे तो आपका 100-200 में काम हो जाएगा। मतलब उतना ही रुपए में जितना आप बुक ऑर्डर करते तो डिलीवरी चार्ज वगैरह लगाकर आपके पास पहुंचती, उतना लगता, उतने ही चार्ज में अभी भी आप प्राप्त कर पाओगे। तो ये आखिरी मौका है, इस मौके को छोड़ो मत। एमजेटी ऐप पर जाओ और वहाँ से बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाओ ना, वहाँ से जाकर आप ब्रह्मास्त्र ई बुक ले सकते हो। हिंदी में चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, ठीक है ना। और जिनको बुक ऑर्डर करनी है बुक ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी तो आप ई बुक ले लो, क्योंकि बुक ज़्यादा बची नहीं है, तो हो सकता है सबको मिल ना पाए। संसद के किस सदन ने तेल क्षेत्र नियामक और विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया? तो संसद ने अभी लोकसभा में संसद के किस सदन ने पूछा गया है, तो लोकसभा सदन में तेल क्षेत्र नियामक और विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है। ये विधेयक जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑयल सेक्टर में ना रेगुलेटरी और डेवलपमेंट को अमेंड करेगा। बहुत जरूरी है ये। देखो मतलब आप देखो, रसिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ा, ठीक है, दुनिया भर पर अमेरिका लग गया कि रूस से अलग थलग हो जाए, सब लोग व्यापार करना बंद कर दें। लेकिन भारत ने रूस से तेल लेना जारी रखा। क्यों? क्योंकि रूस ने बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया, हैवी डिस्काउंट दिया। भारतीय कंपनियां रूस से क्रूड ऑयल खूब भर भर कर खरीदी, ठीक है। एक टाइम पर जब रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो पेट्रोल डीजल के दाम जो है बहुत तेजी से बढ़े और 100 पार कर गए थे। लेकिन जब बहुत हैवी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदा गया तो फिर ये लगा कि यार हो सकता है इंडिया को डिस्काउंट मिल रहा है तो इंडिया में तेल हो सकता है सस्ता हो जाए, सस्ता मिले। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तेल कंपनियों ने खूब भर भर करके पैसे कमाए, भारत सरकार भी इसमें कमाई, राज्य सरकारें भी कमाई। ना केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी अपनी घटाई, ना राज्य सरकारों ने एक्साइज ड्यूटी घटाई अपनी। और तो और इन्होंने जीएसटी के दायरे में भी इसको नहीं लाया। मतलब खूब खूब भर भर करके कमाए सब लोग, जनता को ही नुकसान झेलना पड़ा। तो अभी देखो ऑयल सेक्टर रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल लाया गया है। मतलब कि ये कह रहे हैं ये कि हम तो कमाएंगे, हम कमा रहे थे, हम भी अभी भी कमाएंगे, बस कंपनियां कम कमाएं, ठीक है, जिससे कुछ हो सके। तो खैर ये हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं ये इन्होंने लॉन्च किया है अभी विधानसभा लोकसभा में। और राज्यसभा में ये पिछली साल ही आ गया था, दिसंबर में ये 2024 में राज्यसभा में पारित हो गया है। लोकसभा में अब लाया गया है। कुछ बिल लोकसभा में लाए जाते हैं, कभी कभी बिल राज्यसभा में लाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना धन विधेयक मनी बिल एकमात्र ऐसा बिल है जो हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा। और अगर लोकसभा के बाद पास हो गया तो फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को अधिकार नहीं है कि वो उसे रोक सके 14 दिन से ज्यादा। तो राज्यसभा को उसे पास करना ही करना होता है। तो मनी बिल एक ऐसा बिल है जो लोकसभा का विशेषाधिकार होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार बना है। तो खैर इस बिल का नाम है तेल क्षेत्र नियामक और विकास संशोधन विधेयक, ठीक है। तो ये संशोधन करेगा। अच्छा, एक और जरूरी बात, ये संशोधन विधेयक है तेल क्षेत्र का, ये तो समझ में आ गया। विधेयक अमेंड एक्ट कब बनेगा? तो ये विधेयक एक्ट तब बनेगा जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी की मुहर लग जाएगी। क्योंकि संसद का 3 अंग होता है और तीनों अंग की जब पूरी सहमति हो जाती है तब कोई बिल यानी कि कोई विधेयक वो अधिनियम बनता है या कहें एक्ट बनता है, ठीक है। तो वो संशोधन के रूप में ऐड होगा। खैर आगे जो भी अपडेट होगा मैं तो आपको बताऊंगा ही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाल ही में किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता? गोल्ड मरकरी पुरस्कार इसको जीता है दलाई लामा ने। दलाई लामा जो है ये आप जानते हो तिब्बतीय आध्यात्मिक गुरु हैं। दलाई लामा एक पोस्ट है, कभी एक व्यक्ति को मत समझिएगा। दलाई लामा एक पोस्ट है जो तिब्बत के जो सर्वश्रेष्ठ जो उनके आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उस पोस्ट पर जो व्यक्ति होता है उन्हें कहते हैं। तो अभी के जो दलाई लामा है जो काफी लंबे समय से हैं, मतलब 59 टाइम से है जब चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया ना, 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और 1962 आते आते भारत पर आक्रमण कर दिया था। ये 1959 में वहां से भाग निकले। भाग कर कहाँ आए? ये आए भारत की शरण में। जैसे अभी शेख हसीना भाग कर आई है ना, तो ऐसे ही ये भाग कर आए थे और ये हिमाचल प्रदेश में रुक गए। और तब से ये हिमाचल प्रदेश में ही रहने लगे। एक्चुअली में ये बहुत लोगों के साथ आए थे, शेख हसीना तो अकेले भागी हैं और ये बहुत सारे तिब्बतीय लोगों के साथ आए पूरा पूरा। तो इन्होंने एक मठ ही बना लिया वहां पर। तो वो पूरा मठ पूरा बढ़िया से चलता है और बहुत सारे तिब्बतीय लोग वहां पर रहते हैं। तो और इसके बाद लद्दाख में भी बहुत सारी कम्युनिटी रहती है, तो इसलिए ये लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, एक जो हेमिस महोत्सव मनाया जाता है ना, हेमिस तसेचू मठ जो है वो तिब्बतीय लोगों का सबसे बड़ा मठ है। और हेमिस नेशनल पार्क भी आप सुने होंगे, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है भारत का। हेमिस से बहुत सारी चीजें, हेमिस से उत्सव भी मनाया जाता है।
लद्दाख से। तो अभी इनसे एक और न्यूज़ आई थी कि 1959 में ना 1959 के लिए इनको 64 साल बाद 64 साल पहले काम के लिए इनको दिया गया है रमन मैग्सेसे। क्या दिया गया है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। रमन मैग्सेसे को कहाँ का नोबेल कहते हैं भाई? एशिया का नोबेल कहते हैं ना। तो 64 साल बाद दिया गया है, 64 साल बाद। तो इनका अभी 90वां जन्मदिन है और उस 90वें जन्मदिन पर एक और पुरस्कार मिला, गोल्ड मरकरी पुरस्कार। ठीक है, तो 31 मार्च 2025 को धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में, तो इनका एक समारोह आयोजित करके बर्थडे मनाया जाएगा और उसी दौरान इनको दिया जाएगा। ओके, तो इनकी वकालत तिब्बतीय पठार के पारिस्थितिक महत्व पर प्रकाश डालती है, जिसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है। अगला, दुनिया में अब केवल गिने चुने देश ही बचे हैं जो तिब्बत को तिब्बत देश मान रहे हैं, बाकी सब तो अब चाइना ही कहने लगे हैं। वर्ष 2024 में दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा स्रोत कौन बना? स्रोत कौन बना? ठीक है, तो दुबई में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, सबसे ज्यादा एफडीआई देने वाला देश बना है भारत। भारत ने सबसे ज्यादा एफडीआई दिया है यूएई के दुबई में। दुबई में, दुबई, मैंने आपको बताया है ना कि यूएई जो है ये 7 अमीरात का एक देश है, संयुक्त अरब अमीरात। तो 7 अरब अमीरात हैं, तो उन्हीं 7 अरब अमीरात में एक अमीरात है दुबई, एक है अबू धाबी, एक है शारजाह। आप सुनते होंगे, अबू धाबी को राजधानी मान लिया गया है दुबई का क्योंकि वो सबसे बड़ा है, और यूएई का, और दुबई जो है दूसरा सबसे बड़ा है। यही दोनों डेवलप्ड हैं, बाकी सब तो वैसे अभी भी वहाँ वल्ला बीबी वाले हैं। खैर, दुबई में सबसे ज्यादा एफडीआई किसने दिया है, इसकी रिपोर्ट आई है और भारत एक बार फिर से यहाँ पर टॉप पर रहा है। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब आप समझो कोई कंट्री है, उसमें डायरेक्टली कोई देश कितना इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, कोई देश से कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वही होता है एफडीआई। देश कर रहा हो ये जरूरी नहीं है, देश के लोग भी अगर जा रहे हैं, कोई अपना वहाँ गोल्डन वीजा बनाकर जा रहा है, सेटल हो जा रहा है। और बहुत सारे इंडियन क्रिकेट के ही देख लो, क्रिकेटर ही या बहुत सारे सेलिब्रिटी है जो आके दुबई में सेटल हो जा रहे हैं। खैर, तो एफडीआई उनको इंडिया से सबसे ज्यादा आ रहा है। दूसरे नंबर पर अमेरिका से आ रहा है, और ये पहली साल नहीं हो रहा है, लगातार देखिए चौथे वर्ष भारत टॉप पर बना हुआ है। इसमें ग्रीन फील्ड एफडीआई परियोजनाओं के लिए दुनिया का शीर्ष गंतव्य है। तो भारत अमेरिका, फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ दिया है दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के मामले में। आप एफडीआई की रिपोर्ट जब इंडिया में भी सुनते हो ना, इंडिया में भी एफडीआई होता है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अभी आपने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर लगातार जो है पैसा निकाल रहे थे, इससे इंडियन शेयर मार्केट भी काफी गिरी थी। तो यहाँ पर अगर टॉप 5 एफडीआई वाले देश देखा जाए, टॉप 3 एफडीआई वाले देश देखा जाए, तो उसमें भारत है जो टोटल एफडीआई का 21.5%, यानी एक पांचवा हिस्सा अपना खुद भारत से जाता है। और अमेरिका 13.7%, फ्रांस 11% के साथ तीसरे पर है। ठीक है, अगला, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में लगातार 13वीं बार शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? लगातार 13वीं बार टॉप पर रही है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एमआईटी कहते हैं। एमआईटी दुनिया की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटी है, आज से नहीं, लगातार 13 साल से बनी हुई है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो अभी वन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई और इसमें भारत की भी यूनिवर्सिटीज रही। हाँ बिल्कुल, भारत की भी रही। इस पूरा सब्जेक्ट वाइज में अगर देखा जाए तो 9 भारतीय यूनिवर्सिटी इसमें सब्जेक्ट वाइज में टॉप 50 में रहे। सब्जेक्ट वाइज में मतलब कि जैसे इंजीनियरिंग का अलग निकाल लिया, साइंस के क्षेत्र का अलग निकाल लिया, और खनन के मामले में अलग निकाल लिया। इसके अलावा मान लो कोई और मेडिकल का हो गया अलग निकाल लिया, बिजनेस का अलग निकाल लिया। तो इस मामले में भारत के 50 में से जो है 9 यूनिवर्सिटी भारत के हैं टॉप 50 में। अब इसमें अगर लेकिन ओवरऑल में देखा जाए तो भारत के केवल 2 ही हैं। अभी मैं बताता हूँ कौन कौन। तो खैर, मैसाचुसेट्स ये टॉप पर है। दूसरे पर इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, ये सरप्राइज किया है इस बार ये दूसरे पर आ गया है, काफी लंबी जंप लगाया है। तीसरे पर ऑक्सफोर्ड है। अच्छा, एक और चीज, एक श्रेणी में है जिसमें अपन भारतीय लोगों ने भी टॉप किया है, और वो भी झारखंड की एक यूनिवर्सिटी है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, तो जो माइंस होते हैं ना, खनिज और खादान के लिए, इस मामले में भारत जो है, भारत का ये आईएसएम धनबाद, धनबाद कहाँ है? झारखंड में है। तो ये इंस्टीट्यूट ये टॉप पर है। ठीक है, माइनिंग पर जो भी यूनिवर्सिटी बनी है, तो माइनिंग पर जो रैंकिंग की गई है सब्जेक्ट की, उसमें। और ओवरऑल रैंकिंग में देखो, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बम्बई ये 26वें और 28वें रैंक के साथ 2 ही हैं जो टॉप 50 में जगह बना पाए हैं। अगला,
जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड ने शक्ति आटा ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जीआरएम का वो है तो इसलिए ध्यान रख लो। शक्ति आटा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सलमान खान। ये एक अभिनेता हैं, ठीक है, हीरो नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, हीरो बॉर्डर पर है। तो ये जो है शक्ति आटा जो है इसका प्रचार करेंगे, ये लोग यही कुछ करते हैं, बोलो जुबा केसरी करेंगे। खैर, बेटर हाफ की बेटर चॉइस ये कैंपेन शुरू किया है जीआरएम ने, और इन्हें ये प्रमोट करेंगे 10 कदम टैगलाइन के साथ। 1974 में जीआरएम कंपनी स्थापित हुई थी और ये चावल प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। किस देश के द्वारा सुझाए गए 30 दिवसीय रूस यूक्रेन शांति समझौते का रूस यूक्रेन दोनों देशों ने मान लिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन सेम एज इट इज पूछा जा सकता है कि किस देश ने ये 30 दिवसीय रूस यूक्रेन शांति समझौता सुझाया है? ये सुझाया अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या कहा कि हम एक प्रस्ताव देते हैं, ट्रंप ने कहा कि 30 दिनों के लिए ना दोनों लोग शांत पड़ जाओ। कहते हैं 21 दिनों तक कोई चीज की जाए तो वो आदत बन जाती है, तो इनको 30 दिनों का मौका दिया गया है कि आप लोग शांत हो जाओ, सब आपके सैनिक जो है थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद फिर मन करेगा तो फिर आके लड़ लेना। इस 30 दिनों के दिन देखा जाएगा कि कैसे रहते हो दोनों, बिहेव करते हो। अब इतना भी आसान नहीं जितना मैं बता रहा हूँ इसको। खैर, इसमें हुआ क्या कि सऊदी अरब में एक सिटी है जद्दाह। जद्दाह ये जरूर पूछा जाएगा कि कहाँ पर ये हुआ, जद्दाह में हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना। तो जद्दाह में एक समझौता हुआ, इसमें यूक्रेन के जो टॉप मिनिस्टर्स वगैरह थे, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब आए, और अमेरिका के जो टॉप मिनिस्टर्स आए, एनएसए लेवल तक के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल तक के, वो सब आए यहाँ पर। तो ये लोग सऊदी अरब में बैठे और 30 दिनों के समझौते पर एक एग्रीमेंट किए। मतलब उसमें कुछ पॉइंट्स रखे गए थे कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच में बात हुई। अब वो 30 दिनों वाला प्रस्ताव जो है वो रूस के पास रखने के लिए अमेरिका ने कहा कि हम इसको मान जाओ, तुम इस लिस्ट को लेकर हम रूस के पास जाएंगे, उसको भी मनवा लेंगे, दोनों मान जाओगे, क्योंकि दोनों आपस में बैठोगे नहीं, है ना। तो दोनों जब मान जाओगे तो फिर ये 30 दिनों के लिए समझौता हो जाएगा। तो इस 30 दिवसीय समझौते में बेसिकली है क्या, वैसे तो मैं इसके लिए एक वीडियो दे चुका हूँ आपको, लेकिन फिर से समझा दे रहा हूँ। 30 दिवसीय सीज फायर सुझाव में है क्या बेसिकली कि इसमें कहा गया 30 दिनों तक आप लोग को युद्ध नहीं लड़ना है। लेकिन कैसा युद्ध? हवाई युद्ध, मिसाइल वाला युद्ध, पानी वाला युद्ध, ये वाला। मिलिट्री रहेगी, मिलिट्री जो है ये अपना बॉर्डर पर रहेगी, बाकी अटैक्स नहीं होंगे, है ना। नहीं तो पता लगा कि ऊपर से हवाई नहीं, कोई प्रकार का युद्ध नहीं हो रहा, इधर पड़ा घुस पड़े पुतिन साहब। तो पुतिन ने भी ये फाइनली सहमति दर्ज कर दी है। जब यूक्रेन की सहमति आई थी तब मैंने आपको वीडियो बनाकर दी हुई थी, तो जो वीडियो देखिएगा आप जा करके, तो उसमें वो तब की है जब केवल यूक्रेन माना था। तब मैंने उस वीडियो में कहा भी है कि अब ये प्रस्ताव लेकर के ट्रम्प जाएंगे पुतिन के पास। तो ट्रम्प जो है पुतिन से बात किए हैं, फोन पे ही बात किए, गए नहीं। तो फोन पे बात किए घंटों भर, ठीक है, उन्हीं के दोस्त हैं भाई अब तो इन्होंने कहा कि अभी इस पर भी पुतिन भी मान गए हैं। तो जब पुतिन मान गए, ये मान गए, मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी। अब ये हो जाएगा युद्ध, कुछ देर के लिए रुक जाएगा। सीज फायर, सीज फायर का मतलब क्या होता है ना, सीज फायर का मतलब कि फायर को अभी सीज कर दो, अभी रोक दो। टेम्पोररी इसे कहते हैं युद्ध रोकना। कोई परमानेंट डील नहीं है। अगर परमानेंट सिग्नेचर हो जाए युद्ध खत्म, जैसे हम लोगों ने ना पाकिस्तानियों को करवाया था 1971 में कि युद्ध खत्म, तो वो होता है परमानेंट युद्ध खत्म। लेकिन सीज फायर होता है अभी जो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर अभी जो होता है, जो समझौता होता है सीज फायर वाला, वो ये वाला सीज फायर वाला है कि मतलब टेम्पोररी रोक रहे हैं। बीच बीच में सीज फायर का आप सुनते हो उल्लंघन हो गया। उल्लंघन हो गया मतलब क्या, उन्होंने गोलीबारी कर दी, जबकि समझौता क्या है सीज फायर की गोलीबारी कोई नहीं करेगा, लेकिन कर दी, तो ये उल्लंघन हो गया। तो यही है सीज फायर, तो मतलब टेम्पोररी एक प्रकार से युद्ध रोकने की बात होती है। जैसे अभी इसराइल हमास के बीच में आपने देखा है, ठीक है, वो भी सीज फायर हुआ है। तो यानी परमानेंट समझौता नहीं हुआ, परमानेंट युद्ध नहीं रोका गया है, और परमानेंट कोई रोकता भी नहीं है। ये भी मत उम्मीद करना कि परमानेंट नहीं रोक रहे, कोई रोकता नहीं है, क्योंकि पता लगे कि तुम बदल जाओ या फिर तुम्हारी सत्ता बदले, कल को तुम अपना मूड बदल दो, आकर अटैक करने लगो। खैर, अभी वीकली करंट अफेयर आ जाएगी तो उसको भी देख लेना। और आज ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर कर दीजिए, समझ में आई है तो शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट डे का क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि बताइए बर्निहाट कहाँ पर स्थित है जो सबसे प्रदूषित ये बना था, तो ये कहाँ पर है, मेघालय में है। इसके अलावा सबसे बेस्ट पुरस्कार आईफा में किसने जीता था बेस्ट एक्टर का, तो ये जीता था कार्तिक आर्यन ने। ओके, आज आपको क्या बताना है, दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में भारत के सुनील छेत्री किस स्थान पर है। दूसरा, भारतीय बैंक संघ की स्थापना कब हुई थी। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में जो भी क्वेश्चन जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।